दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वामन मैटर्स में। आज हमारे साथ और एक ऑनरेबल व्यक्तिमत्व आए हैं हमारे शो पे। उनका नाम है आदरणीय संगीता सोहनी मैम। वो बेसिकली बहुत बड़े टीचर है एटॉमिक एनर्जी स्कूल में, अणुशक्ति नगर में, जो मुंबई में ही आता है, बीआरसी में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वहाँ पे वो टीचर है। और उनको इस साल का बेस्ट नेशनल अवार्ड टीचर का ये मिला था। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हाथ से बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था इस साल के। और 47 टीचर्स में से इनको ये अवार्ड मिला था। स्पेशली उनका जो कंट्रीब्यूशन है मैम का केमिस्ट्री में, उसके लिए उनको नवाजा गया पूरे देश में से। आइए हम जानते हैं कि साइंटिफिक एजुकेशन का कैसे और अच्छे से एजुकेशन हो सकता है हमारे कंट्री में। उसके साथ थोड़ा बहुत हम उनके ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे, जो हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश या मजबूर भी कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है वामन मैटर्स में। आप आपका आज वक्त दिए हैं। आई विल मेक श्योर कि उसके साथ जस्टिस हो और लोगों के भी वक्त के साथ जस्टिस हो। तो थैंक यू सो मच मैम। तो हम यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं कि आपको जब वो अवार्ड मिला आपके हाथों में, भारत के राष्ट्रपति ने आपको अवार्ड दिया वर्चुअली, ये कोविड के ही दौरान में, तो आपके दिल में क्या और दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब इतने सालों की मेहनत, वो 4 डिकेड्स का पूरा जर्नी आपको वो दिखाई दिया क्या आंखों के सामने? क्या हो रहा था दिल में? इट्स रियली बहुत मुश्किल है ये डिफाइन करने के लिए वर्ड्स में, क्योंकि ये जो अवार्ड से नवाजा गया वो इतना महत्वपूर्ण है एक टीचर की जिंदगी में। एक टीचर के लाइफ का गोल होता है कि नेशनल अवार्ड उसे मिलना चाहिए। और जब मुझे मिला, मुझे ये समझ में नहीं आया कि सही भी मैं इसके लायक हूँ या नहीं। मुझे ये लगा, फिर और एक तरह से लगा कि हाँ ठीक है, मैंने इतने साल जो मेहनत की बच्चों के लिए और मेरा जो कंट्रीब्यूशन रहा मेरे स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस में, शायद इसके लिए मुझे नवाजा गया इससे। आपको क्या लगता है कि एक जो टीचर रहता है, एक शिक्षक, एक गुड टीचर और एक टीचर में क्या फर्क रहता है बेसिकली? इसके बारे में आपको क्या कहना है आपके अनुभव में से? टीचर बहुत कोई मिल जाता है, क्योंकि टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो पढ़ाने की कोशिश करता है, जो सिलेबस कंप्लीशन के पीछे रहता है। बट एक गुड टीचर वो है कि आप पढ़ाए, बट ऐसे पढ़ाए कि बच्चों को इंस्पायर हो, को खुद से पढ़े। That is the difference between a teacher and a good teacher. A good teacher inspires you to be a student, to learn more by yourself, by experimentation, और by way of interaction. एक facilitator का काम करते हैं good teacher. Teacher एक तरह से पढ़ाते हैं, but a good teacher makes a difference by inspiring students. दोस्तों, आपको ये भी बताना है कि मैम 4th जनरेशन टीचर है। और मैम, ये आप जो 4th जनरेशन अभी टीचर हो, तो इतने साल मतलब आपके फैमिली के लोग टीचर थे स्कूल में, कॉलेज में, तो वो क्या संस्कार थे? क्योंकि हर एक बंदे को लगता है कि वो एक बिजनेसमैन बने या सिविल सर्वेंट बने या आर्म फोर्सेस में जाए, एक कॉरपोरेट नौकरी करे जहाँ पे पैसा अच्छा खासा हो, सिक्योरिटी हो। लेकिन टीचर इस दर्जे को मेरे ख्याल से, मतलब सबके एक्सपीरियंस से, ऐसे ओके ओके चलता है प्रोफेशन देखा जाता है। तो आपको क्या मोटिवेट किया कि हम इसमें अंदर जाना चाहिए? पहली चीज तो ये है कि ये फैमिली लेगेसी है। मैंने मेरे परदादा, दादा, मेरे पिताजी, माताजी, सबको देखा है। मेरे बुआ, ताई, चाचा, जो भी ले ले आप, मैं, हमारी फैमिली सब ये प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। तो वो लोग खुद ही एक इंस्पिरेशन थे मेरे लिए कि मैं एक टीचर बनूं, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन मैं उनके चेहरे में देखती थी, एक बच्चे का कुछ प्रोग्रेस होता है, कोई बच्चा कुछ अचीव करता है,
एंड वो जब बच्चा वापस आके उनको बोलता था कि मैं आपके वजह से मुझे ये दर्जा मिला है या मैं ये अचीव कर पाया हूँ, तो दैट वाज एन इंस्पिरेशन एक्चुअली। और मेरा दूसरा इंस्पिरेशन था मेरी खुद की एक टीचर जो केमिस्ट्री टीचर है, मिसेस ललिता मैम करके, जो मेरा इंटरेक्शन उनका डिग्री में हुआ है। मैं जब डिग्री फर्स्ट ईयर में थी, वो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी वुमेन्स कॉलेज कोटी हैदराबाद में। She was an inspiration for me to become a chemistry teacher. I knew I wanted to be a teacher, but कौन सा सब्जेक्ट it was not so clear to me. केमिस्ट्री शायद मेरे फैमिली में भी है, वो भी एक पॉइंट एडेड था, मगर मेरी वो टीचर जो थी उन्होंने मेरे जो लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, एक डिसीजन मेकिंग कि यू विल बिकम अ केमिस्ट्री टीचर, वो एक जो एक आता है एक स्टूडेंट की लाइफ में कि यस आई वांट टू फॉलो माय टीचर, आई वांट टू बी लाइक माय टीचर। तो ये क्रेडिट मैं मेरे केमिस्ट्री टीचर मिसेस ललिता को देना चाहती हूँ। आप जब 4 डिकेड्स के लिए टीचर थी, तब आपके साथ बच्चों के साथ क्या ऐसे बुरे इंसिडेंट, अच्छे इंसिडेंट हुए, कुछ इंस्पायरिंग इंसिडेंट, या आपको लगता है कुछ इंसिडेंट्स या ऐसी घटनाएं शेयर करनी चाहिए लोगों को, जिसके वजह से क्या पता लोगों को और कुछ अच्छा पता चले या अनहर्ड पता चले कि ऐसा भी होता है क्लासरूम में, ये भी हो सकता है कुछ, तो वो शेयर कीजिए कृपया। एक दो इंसिडेंट्स मैं बताना चाहती हूँ। एक तो मेरा हैदराबाद में एक एक्सपीरियंस हुआ था, ये कि हमारे कॉलेज में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रह चुके, हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, उनका लड़का पढ़ता था और हम उनके टीचर थे। मगर कभी भी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो कभी भी अपने दर्जे का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कभी भी आके ये नहीं बताया कि मेरा बेटा आपका स्टूडेंट है और मेरा सिक्योरिटी इधर रहेगा, कभी नहीं। मतलब इतना डाउन टू अर्थ, इतने डाउन टू अर्थ थे उनके बच्चे भी और वो खुद भी, कि जो टीचर को वो रेस्पेक्ट करते थे वो हम भुला नहीं पाएंगे। वो मेरे इनिशियल इयर्स में था, जस्ट मैंने ज्वाइन किया था तभी 85 86 उसके जस्ट वो आसपास के टाइम की बात है ये एक इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट भी मेरा शायद हैदराबाद में ही हुआ है। हैदराबाद में मैं जब एक्सटर्नल एग्जामिनर की तरह गई थी इब्राहिमपट्टनम कॉलेज में एज एक्सटर्नल एग्जामिनर फॉर 12th स्टैंडर्ड, इंटरमीडिएट बोलते हैं हैदराबाद में, तो इंटरमीडिएट के एग्जाम के टाइम में एक्सटर्नल एग्जामिनर की तरह गई थी एक स्कूल कॉलेज में इब्राहिमपट्टनम में। तभी तो बिल्कुल गांव खेड़ा ही था, बिल्कुल गांव। अभी तो वो डिस्ट्रिक्ट जैसा बन गया है, बहुत ज्यादा शहर के जैसा भी बन गया है, बट पहले बिल्कुल ही गांव था। और जैसे ही मैं बस में से उतरी तो पूरे गांव के लोग आ गए लेने के लिए, टीचर आई है, मैडम आई है करके, वो जो सम्मान मिला। और उसके बाद में जब एग्जाम लेने गई तो मुझे पता चला कि बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल ही कुछ नहीं। मतलब वो गांव के इतने इंटीरियर गांव में से थे कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, तो उन्हें मैं मार्क्स कैसे दूं। ये मेरा डायलेमा हो गया कि मैं हाउ शुड आई गिव देम मार्क्स। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन माय लाइफ कि अगर मेरे को इनको मार्क्स देना है तो आई हैव टू मेक देम डू समथिंग, बिकॉज लीगली एथिकली वो मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होगा कि मैं उनको जस्ट मार्क्स दे के आ जाऊं। और उनके वहां के एक टीचर थे जिन्होंने मुझे बताया कि मैडम इनको तो मार्क्स नहीं देना, ये तो स्कूल में आते ही नहीं है पढ़ने के लिए, पहली बार आज एग्जाम देने आए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझ के मार्क्स दीजिए। तो मुझे ये जरा अजीब सा लगा, क्योंकि बच्चे ही हैं और बच्चों को, अगर हम बच्चों के लिए हम है, अगर हम बच्चों को प्रेरणा नहीं देते हैं और हम उनको आगे बढ़ने की वो नहीं देते हैं तो फिर उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक तरकीब सोची। मैंने बच्चों को बोला ठीक है, आप कितनों ने प्रैक्टिकल किया है लैब में आके? उन्होंने बोला हमने हार्डली 2-3 बच्चों ने बोला, 12-25 बच्चे थे कुछ, उसने से बोला नहीं हम 2-3 लोग ही किए हैं, बाकी तो कुछ आता नहीं है। मैंने बोला ठीक है, मैं सबको मार्क्स दूंगी। सबको मार्क्स चाहिए? हाँ, सबको तो मार्क्स चाहिए ही होता है, बिकॉज दैट इज द थिंग। तो पहले बोला ठीक है, मार्क्स लेने के लिए तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वो बोले मैडम आप जो बोले हम करेंगे, आपको हम गांव से जो चाहिए आपको लाके देंगे। मैं बोली मुझे वो सब नहीं चाहिए, और मुझे क्या चाहिए कि आप आज मेरे साथ, मैं जैसे इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आप एक्सपेरिमेंट करिए।
और आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं वो एक्सपेरिमेंट देख के आपको मार्क्स दूंगी। आप जो भी तरीके से करेंगे आप, मैं वो उसमें आपको मैं मार्क्स दूंगी। तो बच्चों ने थोड़ा माना, फिर धीरे धीरे उनको सिखाया कैसे करना है। 1 घंटा तो लगा उनका सिखाने में, 3 घंटा का प्रैक्टिकल में, 1 घंटा लगा उनको सिखाने में कि कैसे एपैरेटस पकड़ना चाहिए और कैसे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उसके बाद जब मैंने बच्चों को करवाया, फिर मैंने सोचा कि चलो इनके बारे में मैं जानती हूँ, क्योंकि आए हैं और ऐसा सिचुएशन देखा, तो मैंने बोला इनके बारे में मैं जानती हूँ। तो मैंने एक एक से पूछा कि आप क्या करते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे रोहित, मुझे इतना आश्चर्य हुआ इनको देख के। कोई तो खेत में काम करता है, कोई बाबर का शॉप है, किसी का कोई कॉबलर है, और कोई तो किसी के घर में जाके, मतलब जो गांव के बड़े लोग रहते हैं उनके घर में बर्तन वो ये करता है। मुझे बहुत, मतलब मैंने सोचा कि इंडिया प्रोग्रेस कर रही है, मगर इंडिया का प्रोग्रेस गांव तक नहीं पहुंचा अभी। तो गांव तक लेके जाना बहुत जरूरी था ये चीज। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप लोग अभी से एक काम करना, कभी भी आपको कोई चीज की डाउट होगा या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैंने, जब भी तो उतना फोन मोबाइल ये वो नहीं था, तो टेलीग्राम भेज सकते हैं या लेटर भेज सकते थे, या नहीं तो लैंडलाइन पे कॉल कर सकते थे। तो मैंने उन्हें अपना एड्रेस और लैंडलाइन नंबर दिया था। उसमें से 2 बच्चों ने मुझे, मेरे साथ टच में थे काफी साल तक, और बाद में पता चला कि एक वही गांव में आईएएस ऑफिसर बन के भी आया है वापस। तो वो एक बहुत, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं किसी के जीवन को मैंने टच किया इस तरह से। तो द पर्पस ऑफ माई बिकमिंग अ टीचर वॉज जस्टिफाइड इन दैट पर्टिकुलर वन इंसिडेंट। और दूसरा इंसिडेंट हुआ बॉम्बे में, मेरा ट्रांसफर हुआ हैदराबाद से बॉम्बे में 2000 अगस्त में। तो जब भी मैं यहाँ आई तो मुझे मराठी मीडियम के बच्चों का सेक्शन मिला पढ़ाने के लिए, और मैं तो कॉन्वर्जेंट नहीं थी, मुझे अभी भी मराठी बात करनी नहीं आती है, समझ जाती हूँ मैं आप क्या बात करते हैं, मगर मैंने बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो मुझे हिम्मत नहीं होती है कि गलत कोई भाषा बात कर रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है, तो उसको गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बात करने की कोशिश नहीं करती हूँ। बट मुझे जब वो सेक्शन दिया गया तो मुझे बहुत तकलीफ हुई उन्हें पढ़ाने में, क्योंकि उनको इंग्लिश समझता ही नहीं था। दे वर फ्रॉम अ सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये जो बोलते हैं ना सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे थे। वो थोड़ा थोड़ा समझते थे, मगर केमिस्ट्री ये इंग्लिश में समझाने से उनको बिल्कुल नहीं समझ रहा था। तभी आई थिंक वाज द सेकेंड टर्निंग पॉइंट इन माय करियर कि इन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। तो ये बच्चों के साथ मैंने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत कुछ उनके साथ मैंने भी सीखा और उनको भी सिखाया। और उसमें से एक था कि उनको अपने लेवल का कॉन्फिडेंस दिलाना। मतलब उनको अपने आप पे भरोसा ही नहीं था। दे वर फीलिंग स्कैर्ड कि हम मराठी मीडियम से हैं और हम वर्ल्ड को फेस नहीं कर पाते, दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश बात करनी नहीं आती। एज सच देखा जाएगा तो इंग्लिश इज ओनली अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज ओनली अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। यू कैन कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज, और मदर टंग से अच्छा कम्युनिकेशन लैंग्वेज तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं मानती हूँ ये चीज कि आप मदर टंग में अगर पढ़ सकते हो या पढ़ा सकते हो तो इससे अच्छी चीज तो और कुछ हो ही नहीं सकती बच्चे की जिंदगी में, क्योंकि माँ ही पहली टीचर होती है और माँ तो अपनी मातृभाषा में ही सिखाती है ना। तो फिर इनके साथ मैंने एक नया टेक्निक इस्तेमाल किया, ये बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश मीडियम में आते हैं। मैंने उनको बोला डेली न्यूज़पेपर ले लो इंग्लिश का, या कोई भी टेक्स्ट बुक आप लीजिए और मिरर के सामने खड़े रह के आप पढ़िए, जोर से पढ़िए, तो आप अपने फेस को देख सकते हो। तो आप सुन भी सकते हो कि आप बोल रहे हो और आप देख भी सकते हो कि आप बोल सकते हो। सो दिस टेक्निक to some extent helped many of them to overcome that fear कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो साल में मेरे एक स्टूडेंट ने महाराष्ट्र स्टेट में टॉप किया। he was the first ranker in Maharashtra state in all subjects. he was from a Marathi medium, totally Marathi medium school, नूतन महाविद्यालय का लड़का था, और वहां से वो स्टेट टॉपर बना। आज वो शायद पूना में कहीं प्लेस्ड है। रिसेंटली उसने कांटेक्ट किया, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं जरूर बताती आपको।
ही वॉज अ टॉपर, मराठी मीडियम का लड़का था, और उसको ये छोटी सी टेक्निक कि सिर्फ एक बुक ले लो इंग्लिश की, कोई भी बुक, कोई भी सब्जेक्ट बुक होगा, न्यूज़पेपर होगा, कुछ भी, और मिरर के सामने खड़े हो जाओ और जोर जोर से पढ़ाई करो उसको। तो अपने आप को जब आप देखते हो कि मैं बोल सक रहा हूँ, मुझे इंग्लिश, और आप सुन भी सक रहे हो कि आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इस प्रकार एक छोटी टेक्निक से पहले ये बच्चों की भी जिंदगी में, आज एक कोटक में सीनियर मैनेजर लेवल में है, एक साइंटिस्ट है बीआरसी में खुद, और ऐसे कुछ, और एक तो हर्षल राणे करके एक लड़का है जो अभी मराठी एक्टर है, और एक प्रवीण गाडगे करके जो खुद का भी इंस्टीट्यूट, टीचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, ग्लोबल एकेडमी के नाम से। काफी बच्चे हैं ऐसे। और एक काउंसलर है हमारी, वैशाली करके एक है, काउंसलर बनी है वो, शी इज अ वेरी गुड काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर। तो ऐसे काफी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में। तो ये सवाल है कि जो एग्ज़ाम्स है यहाँ पे, यूजुअली हमारे एग्ज़ाम्स ऐसे रहते हैं कि एक सामने सवाल रखे जाएंगे, सवाल के जवाब लिखने हैं, आपका काम हो गया, मतलब स्टूडेंट का मार्क्स अच्छे आ गए, रिश्ता ख़त्म एग्ज़ाम से। तो आपको कभी इस सिस्टम में, ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या दिक्कत आई क्या? आपको लगा कि इसके बदले कुछ और हम रख सकते हैं जो और इजी करेगा स्टूडेंट्स को, या और मोटिवेट करेगा स्कूल जाने के लिए? क्योंकि एट द एंड एग्जाम्स में हम जज करते हैं कौन गुड है, कौन बैड है, या कौन नीचे कौन ऊपर है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आपके क्या रिफ्लेक्शन है इसके ऊपर? ये तो हमने, सोसाइटी ने एक नॉर्म्स बना लिया है कि मार्क्स के ऊपर जजमेंट होना चाहिए, मगर पहले तो ऐसा नहीं था। मुझे पता है, मेरे मेरे खुद के पिताजी को पता नहीं था कि हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। उन्हें इतना पता था कि हम स्कूल जा रहे हैं, बस क्या पढ़ रहे हैं भी उन्हें पता नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अच्छा इंसान बनना और स्किल्स, आज जो स्किल डेवलपमेंट की गवर्नमेंट बात कर रही है, स्किल्स आना बहुत जरूरी है, लाइफ स्किल्स, लाइफ को कैसे फेस किया जाए। एग्जाम सिस्टम इज गुड बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर ग्रोथ एंड पार्ट ऑफ योर getting into a career and earning money and living a life, that is only a part of it. बट आप कैसे इंसान बनते हो, आपके पास जो स्किल्स है जिससे आप लाइफ को फेस कर पाते हो। आजकल एक मेन प्रॉब्लम हो गया ये मार्क एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम्स होते हैं खाली सब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसमें बच्चों के लाइफ स्किल्स पूरे जीरो हो चुके। तो पहले ऐसे नहीं था, पहले ऐसे नहीं था। हम जब पढ़ते थे, सही बता रही हूँ मैं, क्या मेरी बेटी को भी मैंने जब डाला था स्कूल में, श्री अरबिंदो आश्रम स्कूल में डाला था, वहां पे 5th क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होता था बच्चों को, कोई एग्जाम, नो रिटन एग्जाम, एंड शी हैज कम अप वेरी वेल इन लाइफ। भारतीय विद्या भवन में भी आप देखिए, उनके पास भी एक सिस्टम है जिसमें ये लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि बच्चों को लाइफ स्किल्स के साथ एजुकेशन में इंपॉर्टेंस दिया जाए। It is only the society which has made it very essential that children should score marks. और ये दौरान सिर्फ अराउंड 90s में आया, this came more in the 90s, this change, because बच्चे इंजीनियर बन के अमेरिका जाना शुरू किए, तो माँ बाप की भी आशाएं बढ़ गई और माँ बाप का भी फोकस कि हाँ हमारा बच्चा भी इंजीनियर बन जाए और यूएस चला जाए। तो अगर आप एक्चुअली देखें तो जो यूएस गए हैं उनसे भी आप पूछ लीजिए, सिवाय वहां पे फैसिलिटीज के, उन्हें जो फैमिली लाइफ है, जो हमारा बोलते हैं कि धरती से रिश्ता जो जुड़ा हुआ है, वो बहुत कम हो गया है। इंटरेक्शन विद द फैमिली हैज कम डाउन, और उसकी वजह से आप काफी कुछ मिस कर जा रहे हो लाइफ में। हम लोग एक फैमिली में 110 या 115 लोग रहते थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, एक ही घर में रहते थे सब लोग। हाँ, तो आप सोचिए हमने कितने लाइफ स्किल सीखे, कितने एडजस्टमेंट सीखे, कॉम्प्रोमाइज सीखा, झगड़ा किया, कॉम्प्रोमाइज किया, सीखा बड़ों से। कभी नई चीज के लिए डिमांड नहीं होता था, क्योंकि जो बड़ा पहनता था उसका उतर के बाकी नीचे वाले पहनना शुरू करते थे, तो कभी लाइफ में वेस्टेज नहीं था। और आजकल के बच्चे बोलते आपने क्या किया? हमने बहुत कुछ सीखा, हमने फैमिली में ही बहुत कुछ सीखा, हमें उसके लिए स्पेशल कोचिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आजकल लाइफ स्किल्स कोचर बन जाता है एक,
कोच मिलते हैं आपको, लाइफ स्किल में कोच करते हैं। हमें वो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी फैमिली खुद एक बड़ी कोचिंग फैमिली के जैसे हो गई थी, क्योंकि हर कोई से कुछ ना कुछ सीख ही लेते थे। आजकल इंडिविजुअल फैमिलीज होने की वजह से ये सब इंटरेक्शन कम हो गया है। पहले दादा दादी रहते थे, वो लोग स्टोरीज बोलते थे और स्टोरीज के बहाने हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर को आगे लेके जाते थे। आजकल माँ बाप के पास दोनों वर्किंग है, क्योंकि वो जरूरी है। आजकल बिना पेरेंट्स वर्किंग इट इज नॉट पॉसिबल, बट अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ होते हैं तो फिर भी थोड़ा एक बैलेंस मेंटेन होता है, क्योंकि वो लोग कुछ शेयर करते हैं बच्चों के साथ, पुराने जमाने में कैसा हुआ था और स्टोरीज वो जमाने की, और जो डेवलपमेंट हुआ है, तो हमारी जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमारे बच्चों को कुछ तो पता चलता था। अभी आजकल का ओनली प्रॉब्लम इज कि एवरीबॉडी इज बॉदर्ड ओनली अबाउट मार्क्स। एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा द पेरेंट्स अप्रोच टू एजुकेशन शुड चेंज। पेरेंट्स अप्रोच टू एजुकेशन शुड चेंज, कि हम हमारे बच्चों को एजुकेशन के सिवाय और क्या दे सकते हैं। You are giving materialistically everything, but you are not making them very strong to face day-to-day life. आप उनको हर सुविधा दे रहे हो, आप उनको हर चीज से बचा रहे हो, मगर जब वो बड़ा होके लाइफ में अकेले पहला कदम बाहर लेगा तो वो डगमगाएगा, क्योंकि वो उसने कभी वो कदम लिया ही नहीं, आपने उसको लेने ही नहीं दिया। उसने मुंह खोला और आपने चीज सामने रख दी उसके, क्योंकि हमें नहीं मिला। हमें लगता है कि हमें नहीं मिला, इसलिए हमें हमारे बच्चों को सब चीज देना चाहिए। और अगर आप भगवत गीता का सार सुनते हैं, स्पेशली ये जो नया वाला महाभारत आया, उसमें कृष्ण का एक अच्छा सेंटेंस है, आप अपने बच्चों को सब चीज दे रहे हो तो आप उनको बिगाड़ रहे हो। उसमें बहुत अच्छा बोला गया वो चीज, क्योंकि उन्होंने बताया कि इफ यू आर गिविंग एवरीथिंग टू द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू अचीव इट, ही हैज एवरीथिंग विद हिम। उसको पहले ही सब कुछ मिल गया, तो उसकी मेहनत करने का वैल्यू ही नहीं है, तो वो मेहनत ही नहीं करेगा। उसे लगेगा कि सब चीज मेरे पास आनी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ वर्क, जो वर्क कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, और जो हमें बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए, वो हमने बच्चों से खत्म कर दी। उनको सब चीज देते। जब हम लोग बच्चे थे तो हमें एक गोल था लाइफ में कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ एक एज में आके हमें एक घर लेना है, हमें आगे कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ये हमारा गोल था। आजकल के बच्चों को सब चीज मिल चुकी है, तो उन्हें उनके लाइफ में गोल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उनका है कि सिर्फ इंजीनियरिंग करो, जॉब मिला और एक ईएमआई में घर ले लिया, शादी कर ली और घूमने चले गए, ये उनके लाइफ का गोल हो गया है। कमिटमेंट इज नॉट कमिंग बैक नाउ। अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि प्रेजेंट जनरेशन थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा चेंज लग रहा है। अभी तो डेफिनेटली थोड़ा चेंज आ रहा है, एंड होपफुली इट विल बी मोर इन फ्यूचर। अभी के जो स्टूडेंट्स है वो आजकल बहुत सारी मेंटल इलनेस से भी गुजरते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपके घर में 115 फैमिली मेंबर्स में आप रहते थे, पले बड़े हो, और अभी तो उल्टा है पूरा, मतलब हार्डली घर में किसी के 2 या 3 लोग ही रहते हैं। तो तभी भी ये दिमागी उटपटांग चीज़ें होती रहती दिमाग में। तो आपके वक्त आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स पे इसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए? क्योंकि कोई किसी को सक्सेस के पीछे कोई भाग के मर जाते कभी कभार, कोई भी, या नहीं तो किसी को कोई चाहिए वो मिलता नहीं है, मतलब ऐसी बहुत सारी इमोशनल अनक्वालिफाइंग चीजें होती रहती है। तो उसके ऊपर आपका क्या निरीक्षण है? मैं इतना कहना चाहूंगी कि बच्चे को बचपन से थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनाए। मेंटली स्ट्रांग मतलब उसको कॉन्फिडेंस दे कि तुम हर चीज कर सकते हो, उसको सिखाया जाए, ना कि उस पर थोपा जाए। उसके ऊपर प्रेशर मत डालो, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो तो फूल है, उसे खिलने का टाइम दो, वो अपने स्पेस में खिलेगा। हर बच्चे का अपना स्पेस होता है, कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से खिलता है। फूल तो खिलेगा ही, वो मुरझाएगा नहीं। तो मुरझाने से पहले उसको खिलने के लिए उसको नर्चर करना चाहिए। तो एज पेरेंट्स मैं ये कहना चाहूंगी कि एज पेरेंट्स हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे बच्चों को इमोशनल सपोर्ट भी उतना ही दे जितना हम उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी उतना ही दे कि ठीक है तुम फेल हो गए तो कुछ परवाह नहीं,
फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। आप फिर से करो, फिर से मेहनत करो, और उन्हें एक वो प्रेरणा वाली स्टोरी बताई जाए हर टाइम, वो जो स्पाइडर की स्टोरी होती है कि वो दीवार पे चढ़ता है बनाने के लिए, अपना कॉबवेब नहीं कर पाता, नीचे गिर जाता है, वो 100 बार प्रयत्न करता है बट 101 बार जरूर ऊपर चढ़ पाता है और करता है, और खुद के जाल में ही फंस जाता है फिर। सो आप ये देखिए कि बच्चे को इतना, हमें नॉट ओनली गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो बट ऑल्सो द इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट टू ग्रो एंड बिकम अ ब्लूम्ड चाइल्ड, वो बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए। आपको क्या लगता है कि टीचर्स के ट्रेनिंग में क्या और एडिशंस होने चाहिए? ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, जैसे केमिस्ट्री आपका एक हो गया, फिजिक्स या और बहुत उसमें हो गया, तो उसके और इम्प्रूवमेंट के लिए टीचिंग मेथड्स में क्या एडिशन होने चाहिए या क्या सब्ट्रैक्शंस होने चाहिए? आपको क्या लगता है इसके ऊपर? टीचिंग को एक प्रोफेशन बनाया जाए, पहली तो मेरी वो है कि टीचिंग एक प्रोफेशन जैसा माना जाए। उसको एक, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिसिन को एक आप डिग्री की वैल्यू देते हो, टीचिंग की एक प्रोफेशनल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे आपने बीएड कर दिया, मतलब आप एक 4 साल का कोर्स करें, बीएससी बीएड आपने कर लिया, तो एक 4 साल का कोर्स हो गया जो इंजीनियरिंग के बराबर ही है। तो फिर आप उसको क्यों उतनी वैल्यू नहीं देते हो जो आप एक इंजीनियर को देते हो? जब आप ऐसी वैल्यू देंगे, टीचिंग का कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है, जो टीचर ट्रेनिंग होती है उसके कंटेंट में या उसके अप्रोच में प्रॉब्लम नहीं है, इसको जो वैल्यू देने की बात है वो जरूरी है। टीचिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है बट वो कितना इम्प्लीमेंट होता ग्राउंड लेवल में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है, हर कोई इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज ओनली आफ्टर द मार्क्स। तो टीचर के ऊपर बर्डन इतना है कि आप सिर्फ पोर्शन कंप्लीट करो और इंश्योर करो कि आपके बच्चे के 100% मार्क्स आए, बनिस्बत कि ये बच्चा आपका कुछ समझ रहा है, ये कुछ इनोवेट कर रहा है, कुछ नए तरीके से कर रहा है ना। अभी मैंने एक रिसेंटली एक इंसिडेंट पढ़ा कि एक बच्चे ने कुछ एक क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग तरीके से दिया और वो पेपर मेरे पास रिवैल्यूएशन के लिए आया। तो मैंने देखा कि बच्चे ने तो करेक्ट किया है, तो मैंने वो कंसर्न टीचर के लिए कमेंट लिखा कि आपको ये करेक्ट है, आपने इसको मार्क क्यों दिया? वो सीधा टीचर ने जवाब दिया कि ये एज पर द मार्किंग स्कीम नहीं है। मार्किंग स्कीम होता है एक बोर्ड का जो करेक्शन करते हैं, इट इज नॉट एज पर द मार्किंग स्कीम, बट मार्किंग स्कीम में एक बड़ा सेंटेंस लिखा जाता है, एनी अदर ऑल्टरनेटिव करेक्ट आंसर। सो ये चीज मतलब एक टीचर को ये तजुर्बे से ही आती है। तो इसीलिए अगर टीचिंग प्रोफेशन को एक प्रोफेशनल कोर्स जैसा बनाया गया, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया है, दे हैव मेड इट इनटू अ 4-year प्रोफेशनल कोर्स, तो इससे बहुत डिफरेंस पड़ेगा। क्योंकि 4 साल के कोर्स में, मैंने भी वही कोर्स किया है, 4 साल के वो कोर्स में 1 साल आपको एक स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ता है और आपके 2 सेमेस्टर्स के मार्क्स आर बेस्ड ऑन हाउ यू टीच इन दैट स्कूल। 1 साल की आपकी पूरी इंटर्नशिप, जैसे आप बोलते हो, जैसा डॉक्टर के लिए 1 साल की इंटर्नशिप होती है, वैसे टीचर के लिए भी 1 साल की इंटर्नशिप अगर होती है, then it will make a lot of difference in the way teachers will impart knowledge। and अभी present एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये सब चीज धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट बिफोर आई लीव, बिफोर माय रिटायरमेंट, आई एम एबल टू सी दैट teaching is becoming a profession which will be getting good people into the profession। फ्रांस में एक घटना हो गई, फ्रांसिस देश में, कि वहाँ के एक टीचर ने प्रोफेट मोहम्मद जी का एक कार्टून दिखाया था स्टूडेंट्स को, और उसके वजह से ऐसा हुआ कि उनकी जान चली गई, वो जो टीचर थे।
और फ्रांस में अभी प्रेसिडेंट से लेके बहुत एक स्टेट इमरजेंसी जैसा एक माहौल हो गया उसकी वजह से। तो आप एज ए टीचर जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है, तो ये एकदम ऐसी जो चीज़ें रहती है सिखाने के वक्त, तो आप कैसे हैंडल करते हो? और आपके कुछ या आपके कलीग्स के कुछ एक्सपीरियंस थे क्या इसके आसपास करीब, या आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ, वो भी बताइए आप। ऐसे तो मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है बेटा, ऐसे तो हुआ नहीं है अभी तक हमारे स्कूल्स में, तो जहाँ पे भी मैं रही हूँ ऐसा कुछ इंसिडेंट तो मेरे सामने आ नहीं रहा है। बट एज अ टीचर ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि हम जो भी कन्वे करना चाह रहे हैं उसे एक प्रॉपर मेथडोलॉजी से कन्वे किया जाए। तो आपके फैमिली के मतलब आपकी ज़िंदगी में आपके फैमिली में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुआ था, तो आपने उस चीज़ को कैसे संभाला, खुद को इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग किया? आप इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि ये भी जर्नी बहुत अहम है लोगों के लिए, लोगों को जानने के लिए। मेरा वो इंसिडेंट बताती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ कि कैसे हुआ है। दिस हैपेंड इन 2003। मेरे हस्बैंड पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर थे, और दिवाली के एक दिन पहले, धनतेरस के दिन, घर आए लंच के लिए, बोले कि शाम में आता हूँ, चलिए हम लोग बाहर जाके दिवाली की शॉपिंग करते हैं। ये करीब 2-3 बजे की बात है, और 4 बजे मुझे फोन आता है कि आपके हस्बैंड कोलैप्स हो गए बैंक से। तो मुझे तो पहले समझा नहीं क्या करना है। मैंने बोला ठीक है, आप उनको बीआरसी हॉस्पिटल लाइए, मैं वहीं आती हूँ। मैं वहां जब पहुंची तो मैंने जो हालत मेरे हस्बैंड की देखी, मैं आपको बता नहीं पा सकती। वो ही बस टोटली मतलब इतना सीवियर उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था कि उन्होंने ब्लड वॉमिट कर लिया था। एंड जब भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनका बीपी अपैरेटस में रजिस्टर नहीं हो रहा था, मतलब बीपी इतना हाई हो गया था। एंड उनके हाथ पांव पूरे मुड़ गए थे और पूरा फेस ही टेढ़ा बिंगा हो गया था, देखने के लायक ही नहीं था वो। और मुझे लगा कि ये इंसान अभी नहीं बचेगा। बस ये एक सोचा, फिर घर गई और बच्चों को बोला कि बच्चे प्रिपेयर हो जाओ बेटा, पापा शायद वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनका सिचुएशन ठीक नहीं है। भगवान की दया बोलिए या मेरे गुरु कृपा बोलिए, मेरे गुरु है श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी, मैसूर आश्रम में रहते, आवधूत दत्तपीठम। हम उन्हें दत्त का अवतार मानते हैं। मैंने ये मैसेज उन तक पहुंचाया एक फोन के जरिए। उन्होंने बोला दत्ता को प्रे करो, बाकी सब छोड़ दो। वो हिम्मत पे, गुरु के भरोसे पे हम आगे बढ़े। रातों रात उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया, और डॉक्टर्स ने बता दिया कि चांस ही नहीं है उनके बचने का, क्योंकि उनको जो ब्रेन हैमरेज हुआ उसका ब्लड क्लॉट 4 सेंटीमीटर से बड़ा था, मतलब ब्रेन अपनी जगह से हल गया था। दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन शिफ्ट। ब्रेन अपनी जगह से अंदर ही हल गया था और एक बैलून की तरह फूल गया था, वो कभी भी बर्स्ट हो सकता था। तो उन्होंने बोला आपकी फैमिली को बुलाइए और आप प्रिपेयर हो जाइए कि वर्स्ट सिनेरियो ही है ये, हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हुई बात शाम में अर्ली मॉर्निंग 9 बजे की। 12 बजे मुझे डॉक्टर्स ने बुलाया, तो मैंने सोचा शायद जो भी होना है वो हो चुका है। उन्होंने बोला नहीं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, एक फॉरेन से डॉक्टर आए हैं और एक अपने इंडियन डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर एस.के. पांड्या करके, जो जसलोक हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है, और डॉक्टर कात्रक जो न्यूरो फिजिशियन है। ये 2 डॉक्टर्स आए हैं, वो लोग आपका केस देखे हैं। वो लोग बोलते हैं कि अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो 1% चांस है, उनके बचने का 1% चांस है। मगर अगर आप परमिट करते हैं तो ये लोग ब्रेन सर्जरी करेंगे, जो आने वाले डॉक्टर्स के लिए एक केस स्टडी के जैसे हो जाएगा। ये बचने वाला तो इंसान है नहीं, बट एक केस स्टडी हो जाएगा अगर आप परमिशन देते हैं तो। मैंने तब तक मेरी फैमिली को बुला लिया था, तो मेरा भाई और मम्मी लोग सब आ गए थे। तो मैंने बोला ठीक है, हम एक डिसीजन लेते हैं, 1% तो 1%, गुरु के भरोसे हम आगे चलते हैं।
हम आगे बढ़े और उन्होंने बोला कि हम 21 अक्टूबर को ये हुआ था, तो उन्होंने बोला हम 22 को सर्जरी करेंगे और 12 घंटे की सर्जरी होगी क्योंकि ब्रेन पूरा खोलना पड़ेगा हमें। तो मैंने बोला ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लोग उन्हें अंदर ले गए और 4 घंटे के अंदर डॉक्टर बाहर आ गए। और मैं सोचूं कि बस अभी तो यही न्यूज है और कुछ न्यूज नहीं है। बट ये पूरे दौरान मैं मेरा मंगलसूत्र पकड़ के रखी थी, क्योंकि जो मेरे गुरुजी ने मुझे, हम तेलुगु में उसको ताली बोलते हैं, वो वाटी आप जो बोलते हैं ना मंगलसूत्र में, जो ये वाटी होती है, ये मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। तो मैंने उसको ही पकड़ के रखा। मैंने बोला आपने दिया है तो ये आपके भरोसे है, आपको रखना है नहीं रखना है ये आपके भरोसे। मुझे उसमें कोई शंका ही नहीं थी। जब डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बोला कि मैडम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वो मुझे बाजू ले गए और बोले मैडम आप बहुत ग्रेस्ड लेडी हो, ऊपर वाले की आपके ऊपर बहुत कृपा है। तो मुझे लगा, तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा ऑपरेशन सक्सेसफुल? बोले नहीं, मैं सक्सेसफुल तो नहीं बोलता हूँ, मगर मैं ये बोलूंगा कि मैं करने के पहले वो ऊपर वाला जो डॉक्टर है उसने सब कुछ कर दिया। मैंने सिर्फ ब्रेन को काटा, ना आरी से काटा, ब्रेन को काटना पड़ता है, तो आरी से ब्रेन को काटा और वो जो बैलून बाहर निकला उसको स्टोर कर लिया। स्कल का एक जो पार्ट रहता है बोन, उसको 2 साल तक जसलोक में स्टोर किया था उन्होंने। तो ब्रेन उनका खुला था और 3 पार्ट ऑफ द ब्रेन वो निकाल दिए, फ्रंटो पैराइटल टेम्पोरल, तीनों लोब्स को स्क्रेप करके निकाला, क्योंकि उतना बड़ा वो हेमाटोमा बोलते हैं, जो ब्रेन हैमरेज से जो बैलून के जैसा गड्ढा बन गया था, ब्लड क्लॉट, इट वाज अ हेमाटोमा ऑफ 4 सेंटीमीटर्स, इतना बड़ा था वो। तो ब्रेन अपनी जगह से ही हल गया था। तो उन्होंने बोला कि हमने तो खाली बाहर से काट के निकाला, अंदर जो रोकना था, जो करना था, सब ऊपर वाला जो बड़ा डॉक्टर बैठा है उसने कर दिया। तो मैंने अपने गुरु को शुक्रिया बोला और उन्होंने बोला कि ये बहुत लंबी जर्नी होगी मैडम, और आप हमें क्या बोलते हैं, डिसअपॉइंट नहीं करना, क्योंकि अगर आप गिव अप कर देंगे तो हम जो काम कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा। हमने जो सर्जरी की उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये आपके लिए टनल है, आप टनल में घुस गए। अभी टनल का लेंथ कितना है हम नहीं बता सकते। वो आज भी होश में आ सकते हैं, वो वेंटिलेटर पे ही हैं, वो आज भी होश में आ सकते हैं, 5 साल के बाद भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। बट आपको हिम्मत रख के पॉजिटिव एटीट्यूड से इसको फेस करना है। अब बिलीव नहीं करेंगे, 4 घंटे के बाद, ये सर्जरी होने के 4 घंटे के बाद हस्बैंड का लेफ्ट साइड पूरा फंक्शनल हो गया। ही वॉज ऑन वेंटिलेटर, बट 4 घंटे में उनका लेफ्ट साइड पूरा फंक्शनल, राइट साइड इज पैरालाइज्ड बिकॉज उनका पूरा वो पैरालिसिस ही हो गया था। और 7 years he was in semi-conscious state without recognizing us. He cannot speak, he cannot walk, he was like a skeleton on the bed, everything on the bed for 7 years. हम उन्हें घर लाए और ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड और गुरु कृपा से हम उनको वहां से निकाल के आज 17 साल हो गए। वो भले ही उतना बात नहीं कर पाते, बट ही इज टोटली कॉन्शियस, ही कैन वॉक अराउंड इन द हाउस, डू सम जॉब्स, बट उनको नहलाना और उनका पर्सनल नीड्स हमें देखना पड़ता है, बाकी सब वो करते हैं। हम उन्हें लेफ्ट हैंड से खाना सिखाया है, सिग्नेचर करना सिखाया, क्योंकि हर चीज एक बच्चे की तरह वापस सिखाना पड़ा उन्हें हमें। तो बात करने से लेके, बात तो उतना ज्यादा आया नहीं है क्योंकि उनके फ्रंटोपैराइटल और टेम्पोरल तीनों लोब्स निकाल दिए गए। तो जो भी हम कर सकते हैं, ये 17 साल में आज तक हमने फिजियोथेरेपी नहीं रोकी, हम कभी मायूस नहीं हुए, हम कभी डिप्रेशन में नहीं गए इतने साल। और ये कभी हुआ जब मेरी बड़ी लड़की 11th स्टैंडर्ड में थी और मेरी छोटी लड़की 7th में थी, और हम बॉम्बे में अकेले थे, बिकॉज मैं ट्रांसफर में बॉम्बे आई थी और ये भी ट्रांसफर लेके बॉम्बे आए थे। तो हमारे साथ और कोई नहीं था सिवाय हमारे गुरु, और मैं इस चीज के लिए मेरे गुरु का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इतनी शक्ति दी और इतना मजबूत बनाया कि हम ऐसे सिचुएशन से भी आज लड़के बाहर निकल पाए और एक मिसाल कायम कर पाए कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स।
अगर आपको भरोसा है अपने आप पे और अपने भगवान पे, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो मैं यही बच्चों को बताना चाहती हूँ कि डोंट गिव अप। लाइफ में बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। शायद आप में से किसी ने भी ये ट्रॉमा नहीं गो थ्रू किया जो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक नहीं था, मैंने 2-3 ऐसे ट्रॉमास किए, क्योंकि जब ये हॉस्पिटल में थे वेंटिलेटर पे, वही टाइम पे मैं भी गिरी और मेरा भी फ्रैक्चर हुआ। तो मैं एक हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड एक हॉस्पिटल में, वही टाइम में मेरे भाई को एक हार्ट अटैक हुआ, और वो तीसरे हॉस्पिटल हैदराबाद में। और ये गुरु कृपा ही रही है हम पे कि हम सब हॉस्पिटल में रहने के बाद भी, मेरे छोटे बच्चे दोनों, दे कुड फेस दिस सिचुएशन। बड़ी वाली लड़की बाहर का काम संभालती थी और छोटी वाली घर का काम संभालती थी, एंड दे वर जस्ट इन 11th and 7th स्टैंडर्ड। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको साइकोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ है, इमोशनली इम्पैक्ट नहीं हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। उसके बावजूद भी हम एक एज अ फैमिली विद पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि हमें एक ही था कि जब डॉक्टर ने अपनी मेहनत की तो हम पीछे नहीं हटने चाहिए, हम ही हमारी मेहनत करनी चाहिए। जब गुरु ने हमारे ऊपर उनका कृपा रखा है तो हम उस कृपा के मतलब लायक बनना चाहिए, हम उस कृपा को लेना चाहिए, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कभी भी लाइफ में आपके कोई भी आपको कुछ मदद करता है तो आपको उसको रीपे करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप उसको फाइनेंशियली रीपे कर सकते हैं, वो तो अलग बात है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आज रहता है कल जाता है। बट आप उसको, आप इस चीज को आगे कितना बढ़ा सकते हैं, इससे कितने लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आए, यू डोंट हैव टू गिव अप। लाइफ इज नॉट टू गिव अप, लाइफ इज टू फाइट। लाइफ का मतलब ही बैटल है, और जब तक आप ये बैटल से फाइट नहीं करोगे तो आप जीतोगे कैसे। और वो एक एड मुझे बहुत पसंद है लिम्का का, वो अभी रिसेंटली है ना, क्या ड्यू क्या है वो, डर के बाद जीत है, वो एक एडवर्टाइजमेंट है ना, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। हाँ, डर के आगे जीत है, एग्जैक्टली वही बात है। और मेरे भाई का एक वो था, उसने जब भी लिम्का आया था, वो एक एडवर्टाइजमेंट आता था लिम्का का, जहां पे नॉर्मल इज बोरिंग करके एक लड़का अपने सर के बल खड़ा रहता है और पाँव से लिम्का का बॉटल से लिम्का पीता है। तो नॉर्मल इज बोरिंग। तो अगर लाइफ नॉर्मल है तो फिर फायदा क्या है, सभी जीते हैं। कुछ अलग होनी चाहिए ना, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ चैलेंज होना चाहिए। तो लाइफ में हर टाइम एक नया चैलेंज होने से आपको एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नए तरीके से आपको सोच मिलती है कि आप उसको कैसे फाइट करोगे। तो आप मेंटली भी वीक नहीं होगे, आपका ब्रेन भी काम करेगा और आप लाइफ में फेस भी कर पाओगे। तो लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, है ना। तो हर चीज मुमकिन है, आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और भगवान पे विश्वास कि मैं कर सकता हूँ, मुझे भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेहनत मेरी है, आशीर्वाद उनका है, फल भी उनके हाथ में है, फल भी मेरे हाथ में नहीं है किया कि मैं हस्बैंड को यहाँ रखती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मेरे बच्चे सफर हो रहे हैं, ये सब नहीं सोचा मैंने। सोचा कि ये जन्म के लिए ये मेरा कर्म है, ये कर्म को मुझे निभाना है इस जन्म में, ये मेरा जॉब है। क्योंकि हम एक जन्म लेते हैं तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं, भगवान भी हमारे लिए कुछ सेट करके भेजता है, ओके इसको पैदा किया, इसका ये काम है, इतना साल जिएगा और ये इतने जीने में ये कुछ कर जाएगा जिससे किसी ना किसी को कुछ तो मिलेगा। अभी आप रतन टाटा जैसे और होमी बाबा जैसे लोगों को देखते हैं तो आप कितना इंस्पायर होते हैं, उनकी लाइफ एक प्रेरणा बनती है आपके लिए। तो हर एक की लाइफ एक पर्पस के लिए होती है, तो लाइफ गिव अप करने के लिए नहीं होती है, लाइफ एक पर्पस के लिए होती है, वो आपको समझना है। और आपको पता नहीं है कि आपका क्या पर्पस है, बिकॉज आप अंतर्यामी नहीं है। तो आपको जो सामने सिचुएशन आया है उसको स्ट्रांगली बोल्डली फेस करना है। एंड ये मैं पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाओ, मॉरली और इमोशनली इतना स्ट्रांग बनाओ कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए वो लोग गिव अप नहीं कर पाए, बट फाइट करके बाहर आए। और जब
ये तकलीफ के बाद ही आपकी जो जीत होती है, उसमें जो मजा है वो आप किसी को नहीं बता। तो ये मुझे लगता है कि नेशनल अवार्ड शायद मेरा वो रिवॉर्ड है जो मैं 17 साल से भोग रही हूँ। शायद वो उसका एक परिणाम हो सकता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो परिणाम है, बट हो सकता है कि भगवान ने भी सोचा है कि चलो इसने बहुत कुछ मेहनत किया है, मुझे इसको कुछ तो फल देना चाहिए। तो आप लोगों को कौन से बुक्स या टॉक्स या मूवीज रेकमेंड करना चाहेंगे जो उनको हेल्प कर सके जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनने के लिए? बेटा मैं एक्चुअली फ्रैंकली बोलूँ ना, तो मैं मूवीज देखती हूँ। आई थिंक मैं गिन चुन के एक 20-25 मूवी देखी हूँ मेरे इतने लाइफ में। मैं हार्डली कोई मूवीज देखती हूँ, मुझे मुझे लगता है कि उसके बदल कुछ चीज पढ़ लो, उसके बदल कुछ सीख लो नई चीज। तो पिक्चर्स में तो मेरे को उतना कुछ ध्यान नहीं है बोलने के लायक। शायद वो तारे जमीन पे लोग बोलते हैं कि अच्छी मूवी है, मैंने देखा है, बट मुझे उसमें एक ही चीज अच्छी लगी कि इफ यू स्कोल्ड अ चाइल्ड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। वो एक आइडिया मुझे वो मूवी से मुझे मिला कि एक बच्चे को खराब करने में माँ बाप रहो, बड़े रहो, सिबलिंग्स रहो या टीचर रहो, कोई भी, उनका एक ही रोल है कि अगर आप बच्चे को ज्यादा डांटते हो तो आप बच्चे की जिंदगी खराब करते हो। आप उसको जितना पेशेंटली हैंडल करोगे वो उतना बढ़ेगा। बट हाँ, टेड टॉक्स में देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें रियली इंस्पिरेशनल स्टोरीज होते हैं। और दूसरा मैं पढ़ती हूँ कि ऑटोबायोग्राफीज, जो बड़े लोग हैं उनके ऑटोबायोग्राफीज, बिकॉज दे आर इंस्पिरेशनल ऑटोबायोग्राफीज। वो लोग कितनी डिफिकल्टी से एक मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं रिसेंटली अभी 150 इयर्स ऑफ मेंडलीफ हुआ है, जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दिया है केमिस्ट्री में, एलिमेंट्स को अरेंज किया, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ रही थी तो उसमें पता चला कि वो नियरिंग 50 to 60 टाइम्स ही हैज फेल्ड। उसके बाद उन्हें एक सक्सेस मिली और वो एक मुकाम पे पहुंचे। तो ये ऐसे ऑटोबायोग्राफीज ऑफ पीपल, दे आर इंस्पिरेशनल। और अगर मेरे पर्सनल लेवल पे पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि भगवत गीता से बड़ा टीचर और कोई नहीं है। अगर आप भगवत गीता, भागवतम, महाभारत, ये बुक्स अगर आप पढ़ सकते हो, स्पेशली गीता सार जो आता है, तो आपकी जिंदगी का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसमें। वो एक एटर्नल बुक है जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर कोई भी जनरेशन में आपको मिलेगा। आप प्रेजेंट डे सिचुएशन में भी ले लीजिए, कौरव और पांडवों की लड़ाई आज भी हो रही है। पहले 2 फैमिलीज में होती थी, आज हमारे अंदर ही हो रही है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम मेटीरियलिस्टिक होना चाहिए या हम स्पिरिचुअल होना चाहिए। यही महाभारत की लड़ाई है हमारे अंदर, एक बॉडी में। यही कुरुक्षेत्र है हमारी बॉडी, और इसमें ही लड़ाई चल रही है कि हम पैसे के पीछे भागे या ज्ञान के पीछे भागे। सो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो अच्छे बुक्स में तो एक मुझे बचपन में बहुत पसंद आई थी, जो मेरे डैडी ने मुझे दी थी, हु मूव्ड माई चीज। एक बुक है, हाउ टू एक्सेप्ट चेंज। द डे यू एक्सेप्ट चेंज यू आर सक्सेस। और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते वो चेंज को, आप कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। So change is part of life. You have to accept that. So that book I recommend every child should read. Who Moved My Cheese. आप केमिस्ट्री की एक सोसाइटी है लंदन में, उसके लिए भी आप काम करते हो, और ये भारत में भी कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे भी आप काम करते हो। वहाँ पे आपका कैसा अनुभव रहा, आप क्विकली जरा बता दीजिए। हाँ, लंदन की सोसाइटी है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन। तो उनके साथ मैं जुड़ी हूँ 2013 से। उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं टीचर्स के लिए, तो मैं उस दौरान उनसे मेरी मुलाकात हुई और धीरे धीरे हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हुए। और हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि केमिस्ट्री को कितना इंटरेस्टिंगली पढ़ा सकते हैं। और ये सेम चीज होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSE के साथ भी मैं जुड़ी हूँ। तो वहां भी ये टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है टीचर्स के लिए कि आप
बच्चों को कितना इंटरेस्टिंगली सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो एक्सपेरिमेंट के दौरान, या मेथोडोलॉजी से आप कितना इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो बच्चों में, क्योंकि इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है, बच्चा तो पढ़ लेगा, इंटरेस्ट आपको उसमें लाना बहुत जरूरी है। तो ये 2 सोसाइटीज से मुझे ये मिला। और एक सोसाइटी के मतलब एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ी हूँ जो अभी बहुत गवर्नमेंट का भी उसे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और वो है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। इट इज इन कोलैबोरेशन विद एनसीईआरटी, विज्ञान भारती का प्रोग्राम है ये, और विज्ञान प्रतिभा और एनसीईआरटी भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं, और मैं उसमें एक रिसोर्स पर्सन की तरह काम करती हूँ। आई एम अ स्टेट कोऑर्डिनेटर फॉर सब्जेक्ट एंड एज वेल एज अ कंट्रीब्यूटर फॉर मेनी ऑफ देयर एक्टिविटीज। ये प्रोग्राम मुझे बहुत मन से अच्छा लगा क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को भी बताता है। हमारा मेन टारगेट है कि आजकल की पीढ़ी को बताए कि इंडियन साइंटिस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है साइंस में। हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं कि इंडिया में साइंस भी हुआ करता था और साइंस का कंट्रीब्यूशन हुआ था। पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई थी, डॉक्टर सुश्रुत ने किया था, और वो है गणपति का सर लगाना। सो दैट वाज द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी। तो हमारा एक मकसद है, हमारा एक गोल है वीवीएम में, हम उसे वीवीएम बोलते हैं शॉर्ट में। हमारा एक गोल है कि हम हमारे बच्चों को ये बताए कि इंडिया के साइंटिस्ट का इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो हर साल हमारा एक एग्जाम होता है जिसमें हम एक साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट के बारे में बच्चों को उनके काम के बारे में बताते हैं, और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति और भारत का विज्ञान की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम बताते हैं। तो ये आखिरी सवाल है, आपको कुछ मुझे सवाल है क्या? यहाँ पे अब मैं ये इंटरव्यू समाप्त हो रही है। ओके मुझे आपसे तो कुछ पूछना नहीं है, मगर मुझे ये जानना था कि अगर आपको कभी ऐसे लगता है कि मेरी आवश्यकता पड़ेगी कहीं कोई बच्चों की मदद करने के लिए, तो आई एम रेडी टू हेल्प देम। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास है और नंबर भी है, तो यू कैन शेयर विद पीपल। इफ जेन्युइनली किसी को मेरी मदद की जरूरत है, आई एम एवर रेडी टू हेल्प देम। तो क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आप हाँ, कभी भी कोई भी किसी भी आपके मीडिया के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी कभी कुछ जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री के बारे में जानने की, तो वो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ही हम समाप्त होते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि मैम की ज़िंदगी से आप कुछ तो क्या पता आपके सवालों का जवाब भी मिला हो जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं। और इसके साथ ये जो सफ़र था मैम का रणभूमि से रंगभूमि में जाने का, तो आई होप कि ये सभी फॉलो करें। और थैंक यू सो मच मैम, आपने आपका वक्त दिया है इस इंटरव्यू के लिए, और लोगों को भी आभार मानता हूँ कि उन्होंने भी उनका वक्त दिया। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग वामन मैटर। थैंक यू।